नमस्कार बच्चों। बेटा पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था वो क्या था? तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। क्या पढ़ा था? विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। अगर हम बात करें विद्युत द्विध्रुव की तो क्या होता है विद्युत द्विध्रुव? कि अपने पास दो आवेश होते हैं कोई, अगर वो दोनों आवेश, माना ये एक पॉइंट ए हो गया और ये हो गया एक पॉइंट बी, और दोनों के बीच की दूरी ये होगी। तो यदि दो आवेश, एक तो यहां पर स्थित हो गया और दूसरा यहां पर हो गया, लेकिन एक माइनस का होता है, दूसरा कैसा होता है? प्लस का होता है। यदि दो आवेश जिनका परिमाण कैसा है? समान, लेकिन प्रकृति कैसी है? विपरीत, अगर वो पास पास स्थित हो तो ये क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है? ये विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। इसके बाद हमने पढ़ा था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो कोई भी एक आवेश का हम क्या लेते हैं? परिमाण लेते हैं, और उस परिमाण को जो बीच की दूरी होती है उससे क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में अपने पास जो मान आता है वो मान क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या कहलाता है? ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है अपने पास। इसका जो मात्रक होता है वो देखो क्या होगा? आवेश का मात्रक कूलाम और दूरी का मीटर। तो ये हो गया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है अपना। इसके बाद हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि कोई भी विद्युत द्विध्रुव है अपने पास, उसके कारण हमने क्या निकाली है? अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो किसी भी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की क्या निकाली? हमने तीव्रता निकाली है। और अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता हमें प्राप्त हुई है वो क्या हुई थी? तो बेटा अपने पास आई थी E बराबर 2kp अपॉन में R3। ये हमने कल निकाली थी। अक्ष का मतलब क्या होता है? कि जब कोण या तो थीटा बराबर 0 डिग्री हो या थीटा बराबर 180 डिग्री हो, दोनों में क्या होगा? अक्ष आएगा। इसके अलावा आज जो हम पढ़ेंगे वो क्या आएगा? वो आएगा निरक्ष पर, मतलब अक्ष के बाहर। अक्ष के बाहर की जो स्थिति होगी बेटा वो क्या होगी? निरक्ष होगी। निरक्ष ऊपर की तरफ भी हो सकता है और निरक्ष नीचे की तरफ भी हो सकता है। निरक्ष का मान दोनों तरफ हो सकता है। तो यहाँ पर देखो आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या आएगा? तो विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये अपना आज का टॉपिक हो गया कि विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो क्या आएगा? द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये अपना आज का टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो बेटा, माना ये अपने पास कोई विद्युत द्विध्रुव हो गया ए और बी, जिसके बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश है और बिंदु बी पर कितना आवेश है? प्लस क्यू आवेश हो गए। ए पर तो कैसा है? माइनस का क्यू आवेश है और बी पर कैसा हो गया? प्लस का क्यू आवेश हो गया। ये इसका केंद्र बिंदु हो गया O। माना ये ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? 2d। तो बेटा केंद्र बिंदु का मतलब ये दूरी भी d हो गई और ये दूरी भी कितनी हो गई? d। इस बिंदु O से निरक्ष पर, निरक्ष का मतलब जो अक्ष पर नहीं, या तो ऊपर की तरफ जाएगा मान या कहाँ आएगा? नीचे की तरफ मान आएगा। तो बेटा हमने ऊपर की तरफ ले लिया। निरक्ष पर स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु हो गया, P बिंदु है। कितनी दूरी पर है? स्मॉल r दूरी पर है। और कहां पर है? निरक्ष पर है, जिस पर हमें किसका मान निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना। एक विद्युत द्विध्रुव था AB, जिसके बिंदु A पर माइनस क्यू आवेश था और B पर कैसा आवेश था? प्लस क्यू आवेश था कि नहीं? अब यहां पर देखो हमने क्या किया? इसके केंद्र बिंदु O लिया और इस केंद्र बिंदु O से
स्मॉल आर दूरी पर जो दूसरा बिंदु था P, इस P बिंदु पर हमें किसका मान निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। अब देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे बेटा, इस Q आवेश प्लस Q आवेश के कारण जो तीव्रता होगी विद्युत क्षेत्र की, यानी कि B बिंदु के कारण जो तीव्रता होगी वो ये होगी। ये हो गई कौन से बिंदु के कारण तीव्रता हो गई, बिंदु B के कारण P पर तीव्रता होगी। अब देखो आगे इस A के कारण तीव्रता कौन सी होगी, तो A के कारण तीव्रता होगी ये वाली, हुई नहीं हुई। अब देखो मान हम कैसे निकालेंगे यहाँ पर, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, प्लस Q आवेश के कारण, माना ये दूरी L है तो बेटा ये दूरी भी कितनी होगी L, क्यों, जब ये दूरियां समान है तो इनका जो गैप हो गया केंद्र पर जा रहा है, तो ये दोनों दूरियां भी अपने आप कैसी होगी, समान। अगर ये कोण थीटा बनेगा तो ये कोण भी कितना बनेगा, थीटा बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। अगर मैं इस कोण की बात करता हूं ऊपर वाले की, तो ऊपर वाला कोण भी कितना बनेगा, थीटा। क्यों बनेगा, देखो ये 90, ये आधार है, इस आधार पर ये भुजा कितना बना रही है, थीटा बना रही है। तो इसके ऊपर देखो ये भी क्या है, आधार, इस आधार पर यही भुजा सीधी जा रही है आगे, तो ये कितना बढ़ाएगी वापस, थीटा। जब ये थीटा है तो नीचे वाला कितना होगा, ये भी थीटा। क्यों बेटा, ये दोनों समांतर है, देख लो ये इसके समांतर है, और दो समांतर जो भुजाएं होती हैं वो एकांतर हो गई, इनके बीच में जो कोण बना ये जेड बन रहा है, देखो जेड का मतलब कौन सा कोण हो गया, एकांतर कोण हो गया, हुआ नहीं हुआ। अब देखो हम बात कर रहे थे क्यू जो आवेश, क्यू आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसके कारण निकाल रहे, Q आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बेटा बिंदु B है तो इसको EB से लिख दिया, किससे लिख दिया, EB। बिंदु आवेश के कारण अन्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो किस फॉर्मूले से निकलती है, KQ अपॉन में R स्क्वायर, होता नहीं होता। तो यहाँ पर देखो K आवेश Q था, दूरी देखो R की बजाय दूरी कितनी है L, तो क्या हो जाएगा L स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। बेटा यहाँ पर दिशा क्या है, B से P की ओर है कि नहीं, क्या है दिशा अपने पास, B से P की ओर, ये हो गई अपने पास दिशा। अब आगे देखो आगे का मान कैसे निकलेगा यहां से। अगर हम आगे की बात करते हैं तो दूसरा आवेश अपने पास कौन सा है, माइनस Q आवेश है। तो यहां पर क्या करोगे, माइनस Q आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगी बेटा, ए होगा, क्योंकि माइनस Q आवेश कौन से बिंदु पर है, ए पर, तो क्या आ जाएगा EA बराबर, फॉर्मूला क्या आएगा देखो, KQ अपॉन में L स्क्वायर। बेटा ये मान कैसा आएगा, माइनस का, क्यों, क्योंकि Q आवेश कैसा है, माइनस का है कि नहीं। तो यहां पर दिशा क्या होगी, ये होगी A से P की ओर, होगी नहीं होगी, यहां से लेकर यहां तक की दिशा। अगर हमें माइनस हटाना है तो बेटा इसकी दिशा बदल दो, सदिश राशि हमने पढ़ी, दिशा विपरीत होते ही निशान कैसा हो जाता है, माइनस का। तो यहां पर पहले ही माइनस है, मतलब अगर मैं इसकी दिशा क्या कर दूं, विपरीत कर दूं, P से कौन सी कर दूं, A की ओर, तो माइनस है, उसका उल्टा क्या होगा, ये क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का, होगा नहीं होगा, क्योंकि दिशा बदलते ही ये मान कैसा हो जाएगा, प्लस का। तो ये दूसरी दिशा अपने पास आ गई, और ये क्या है, EA, P से A की ओर, लिख लो बाकायदा यहां पर, P से A की ओर, और ये जो दिशा ये कौन सी है, B से P की ओर। तो ये तो B से P की ओर दिशा आ गई, ये P से कौन सी ओर आ गई, A की ओर। इसको दे दो समीकरण नंबर 2, और बेटा देखो समीकरण 1 व 2 से क्या आएगा, समीकरण 1 और 2 से EA जो है वो किसके बराबर है, EB के, देख लो EB बराबर KQ अपॉन में L स्क्वायर।
ई ए बराबर के क्यू अपॉन में एल स्क्वायर, दोनों मान समान थे तो ई ए बराबर किसके हो गया, ई बी। अब देखो हमें यहाँ पर कितनी तीव्रताएं प्राप्त हो रही है, दिशा दो मिल रही है हमें, ई बी ऊपर की तरफ और ई ए कहां पर है, नीचे की तरफ। मतलब विद्युत क्षेत्र की कितनी दिशाएं प्राप्त हो रही है हमें, दो दिशा प्राप्त हो रही है। विद्युत तीव्रता जो होती है बेटा, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो कैसी राशि होती है, तो वो सदिश राशि होती है। और सदिश राशियों को हम किसमें वियोजित कर सकते हैं, घटकों में। तो इसको करो देखो घटकों में वियोजित, तो घटकों में वियोजित कैसे होंगे बेटा, इस लाइन को ऊपर ऐसे करो। अब बांटो, देखो ऊपर वाला मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये बीच में क्या है, ई बी, देखो ये रहा ई बी, ये कोण बना है थीटा, जिसके साथ कोण बनता है वो हमेशा क्या होता है बेटा, कोस थीटा होता है। तो ये हो गया कोस थीटा, ई बी कोस थीटा। और जिसके साथ नहीं बना वो क्या होगा, साइन थीटा। तो ये हो गया ई बी साइन थीटा। मतलब यहां पर जो मान है ये आ गया ई बी साइन थीटा, और ये मान क्या आ गया, ई बी कोस थीटा। ऊपर वाले का काम हो गया ई बी के लिए। अब किसको घटकों में विभाजित करोगे, ई ए को। तो ई ए के लिए देखो मान अपने पास क्या आएगा बेटा, देख लो ये आएगा, ये है ई ए, ये कोण है थीटा, और ये वाली रेखा ये हो गया। अब यहां पर देखो जिसके साथ कोण बने वो क्या होता है, कोस थीटा। तो ये आ गया ई ए कोस थीटा, जिसके साथ नहीं बना वो क्या होगा, साइन थीटा। हो गया मान। तो यहां पर मान क्या आएगा, ये आ गया ई ए कोस थीटा, और ये बड़ा मान क्या आ गया, ये आ गया ई ए साइन थीटा। हो गए दोनों मान। आया इतना समझ में कि तो बेटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। इसलिए हमने उसको किसमें वियोजित कर दिया, घटकों में वियोजित कर दिया। और देखो ई बी के दो घटक आएंगे, बी पर तीव्रता के दो घटक आएंगे, बी के कारण तीव्रता के, जिसके साथ कोण बना वो कोस थीटा, और जिसके साथ नहीं बना वो साइन थीटा। तो यहाँ पर ई बी के दो घटक हो गए, ई बी साइन थीटा और ई बी कोस थीटा। ऐसे ही दूसरी तीव्रता कौन सी थी, ई ए थी, तो ई ए के भी दो घटक हो गए, जिसके साथ कोण बना वो कोस थीटा, नहीं बना वो साइन थीटा। अब देखो ई ए और ई बी दोनों का मान अपने पास कैसा है, समान। मतलब ई ए और ई बी जो अपने पास है वो एक समान है। तो ऐसी स्थिति में देखो क्या होगा, घटक देखते हैं। ई बी साइन थीटा ऊपर की तरफ और ई ए साइन थीटा नीचे की तरफ। ई ए और ई बी तो बराबर है, मतलब एक साइन थीटा ऊपर है और दूसरा साइन थीटा कहां है, नीचे है। मतलब यदि एक प्लस का होगा तो दूसरा कैसा होगा बेटा, माइनस का। होगा नहीं होगा, सेम होगा, वो तरीका लग रहा है यहाँ पर भी। ये यदि प्लस का है तो ये कैसा होगा, माइनस का। अगर हमें कुल निकालना है तो कुल में एक प्लस का होगा, दूसरा माइनस का होगा, कुल कितना हो गया, 0। मतलब इसका परिणामी हमें कितना प्राप्त होगा, 0। अब बात करते हैं इस कोस थीटा वाले की, ई बी कोस थीटा और ई ए कोस थीटा। इसके मान में देखो ई बी जो कोस थीटा है और ई ए कोस थीटा, दोनों का मान देखो कैसा है, समान है, एक जैसा है। दोनों की दिशा भी कैसी है, एक जैसी है। अतः इनका जो परिणामी होगा वो किसके बराबर होगा, इनके योग के बराबर होगा। तो हम क्या लिखेंगे, अतः P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगी बेटा, E बराबर आ जाएगी देखो ई बी कोस थीटा, और प्लस में दूसरा वाला मान क्या था, ई ए कोस थीटा। क्योंकि इनका परिमाण और दिशा दोनों कैसी है, समान है। तो जो तीव्रता होगी वो इनके योग के कैसी हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अब देखो समीकरण 3 से क्या आएगा अपने पास, समीकरण 3 से ये हो गया E बराबर ई बी कोस थीटा प्लस में ई बी कोस थीटा। होगा नहीं होगा बेटा, क्योंकि ई ए का मान किसके बराबर है, ई बी के बराबर है। तो यहां पर मान आ गया, ई ए की जगह क्या लिखा, ई बी कोस थीटा। देखो ई बी कोस थीटा और ई बी कोस थीटा क्या हो गया, तो ये हो गया 2 ई बी कोस थीटा। आ गया अपने पास मान क्या आया, 2 ई बी कोस थीटा। अब यहां पर देखो आगे ई बी का मान कौन से समीकरण में है, ये रहा ई बी का मान समीकरण नंबर 1 में। रखो समीकरण 1 से मान रखने पर, रखो बेटा 1 से मान क्या आएगा,
तो यहां पर अपने पास मान आ गया E बराबर 2 इंटू में के क्यू अपॉन में एल स्क्वायर कोस थीटा। इसको दे दो समीकरण नंबर 4। क्या आ गया 2 इंटू में ईबी का मान के क्यू अपॉन में एल स्क्वायर कोस थीटा आ गया था, वैसे कैसे लगा दिया। अब यहां पर हमें मान किसका निकालना है, तो हमें निकालना है कोस थीटा का मान। किसका मान निकालना है, यहां पर कोस थीटा का मान निकालना है। तो बेटा देखो कोस थीटा का मान यहां पर कैसे निकलेगा, हम बात करते हैं यहां पर कौन सा त्रिभुज। देखो थीटा ये रहा और थीटा ये रहा, अच्छा लगे जोन सा एक त्रिभुज ले लो, चाहे ये वाला ले लो चाहे ये वाला ले लो। तो मैं बात करता हूं यहां पर त्रिभुज ओ ए पी, ये रहा ओ ए और पी, इसमें लगा दो कोस थीटा। क्या होता है बेटा कोस थीटा, तो कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण, यानी कि आधार बटा में कर्ण। ये तो है लंब 90 डिग्री आ रहा है, तो आधार कोण जिस पर कोण बने वो आधार और उसके सामने कर्ण। तो ये रहा आधार और ये रहा कर्ण, मतलब आधार का मान कितना है d और कर्ण का मान कितना है l, यानी कि कोस थीटा बराबर क्या हो गया d अपॉन में l। ये मान रख दो समीकरण किसमें 4 में। रखो बेटा समीकरण 4 में मान क्या आएगा अपने पास E बराबर 2 के क्यू अपॉन में एल स्क्वायर इंटू में होगा d अपॉन में रखती है भाई के क्यू अपॉन में एल स्क्वायर। तो ऐसे कैसा कोस थीटा की जगह पर हमने क्या लिख दिया d अपॉन में एल। अब इसको आगे सोल्व कर दो। देखो इसको जब हम आगे सोल्व करेंगे तो अपने पास मान क्या आएगा, करो देखो अपने पास क्या है E बराबर 2 के क्यू अपॉन में एल स्क्वायर इंटू डी अपॉन में एल। करो सोल्व, तो यहां से मान आएगा E बराबर क्या लिख सकता हूं के क्यू इंटू में 2d। बेटा गुणा में है, इसको कहीं पर भी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीचे क्या आएगा एल स्क्वायर इंटू एल, मतलब क्या हो गया एल क्यूब हो गया। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो P होता है इसका मान किसके बराबर होता है Q इंटू में 2d। एक आवेश का परिमाण गुणा में बीच की दूरी क्या कहलाता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। हो गया मान, तो यहां पर Q इंटू में 2d की जगह पर क्या लिखोगे, ये हो गया E बराबर KP अपॉन में LQ। इसको दे दो समीकरण नंबर 5। ये कौन सा हो गया समीकरण नंबर 5। बेटा हमें निकालना था R दूरी पर मान। ये कितनी दूरी पर आ रहा है मान, L दूरी पर मान आ रहा है। मतलब इस L को पहले किस में बदलोगे, R में बदलोगे। तो दो त्रिभुज है, उनमें से अच्छा लगे कौन सा एक त्रिभुज ले लो। तो मैंने लिया त्रिभुज OAP में, वापस कौन सा लिया मैंने OA और P। इसमें लगा दो पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहां पर देखो कर्ण कितना है, ये रहा कर्ण, ये रहा आधार और ये रहा लंब। मतलब कर्ण की लंबाई l, आधार की d और लंब की r। तो कर्ण का स्क्वायर मतलब l का स्क्वायर बराबर क्या आएगा, आधार का स्क्वायर मतलब d का स्क्वायर और कर्ण का लंब का स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर। यानी कि l का जो मान है वो कितना आ गया, तो वो आ गया d स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर की पावर 1/2। ये जो मान था ये l स्क्वायर का था ना। हमें l का निकालना है तो वर्गमूल होगा। वर्गमूल का मतलब पावर कितनी होती है, आधी। यहाँ पर 2 थे, ये हट गई तो दूसरी तरफ कितनी आ गई, 1/2 हो गई। ये जो मान है ये कौन से समीकरण में रख दो, 5 में। तो समीकरण 5 से क्या आएगा अपने पास, ये आ गया देखो E बराबर KP अपॉन में L का मान कितना है d स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर। पावर यहां पर कितनी है 3 और अपने पास पावर कितनी थी, वो थी 1/2। बेटा पावर के ऊपर पावर मतलब दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई मैंने कर दिया। क्या आया मान, E बराबर आया KP अपॉन में d स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर की पावर 3/2।
यहां पर बेटा देखो ये जो दूरी है ये डी वाली दूरी है और ये आर वाली दूरी। देखो डी जो दूरी है वो विद्युत द्विध्रुव के मध्य की दूरी है, वो भी कैसी आधी, मतलब विद्युत द्विध्रुव की जो दूरी होती है वो तो वैसे ही बहुत कम होती है, उसकी आधी मतलब और कम, मतलब ये जो आर है ये इसकी तुलना में कैसा है, बहुत बड़ा है। और जब आर उसकी तुलना में बहुत बड़ा होगा तो हम क्या लिखेंगे, इसको यहां पर क्या कंडीशन लगाएंगे, तो हमने कंडीशन लगाई यदि आर इज वेरी ग्रेटर देन डी हो तो, यानी कि आर का मान डी की तुलना में कैसा है, बहुत बड़ा है। तो ऐसी स्थिति में डी की उच्च घातों को हम क्या मानेंगे, तो डी की उच्च घातों को नगण्य मानने पर, मानो बेटा डी की उच्च घातों को नगण्य, जब डी की उच्च घातों को हम नगण्य मानेंगे तो क्या आएगा अपने पास, यहां से मान आ गया E बराबर KP अपोन में डी का मान 0 प्लस में आर स्क्वायर की पावर 3/2, या कहे तो KP अपोन में आर स्क्वायर इंटू में आ जाएगा 3/2, क्योंकि तो 0 हो गया बेटा, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। E बराबर क्या आएगा, तो ये आया KP अपोन में RQ। ये जो मान है ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कहां पर होता है बेटा, ये निरक्ष पर अगर कोई बिंदु स्थित है तो वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है। ये बराबर KP अपोन में आर स्क्वायर। अब देखो आगे हमने पिछला जो डेरिवेशन किया था उसमें मान निकाला था, वो मान क्या था कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर तीव्रता क्या होती है, यानी कि ई का मान हमने निकाल लिया, और ई का मान किसके लिए निकाल रखा है हमने, तो ई का मान अक्ष के लिए हमने निकाल रखा है, वो कितना होता है 2kp अपोन में आर, ये हमने निकाला था अक्ष के लिए मान। इसको दे दो आप समीकरण नंबर 6। तो यहां पर देखो समीकरण 6 से मान, समीकरण 6 से क्या आएगा, ई अक्ष बराबर 2 गुणा KP अपोन में आर क्यूब, KP अपोन में आर क्यूब किसके बराबर है, E के बराबर। देख लो KP अपोन में आर क्यूब किसके बराबर, E के, लेकिन ये E कौन सा है, निरक्ष पर तीव्रता है, यानी कि क्या लिख दो, E निरक्ष। तो बेटा ये एक संबंध होता है विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर और निरक्ष पर जो तीव्रता होती है उनके मध्य, यानी कि अगर हम विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर तीव्रता निकालते हैं तो निरक्ष की तीव्रता की कितनी होती है, दुगनी होती है, या कह दें विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर अगर हम तीव्रता निकालते हैं तो अक्ष की कितनी होगी, वो आधी होगी। ये अपना निरक्ष पर तीव्रता का टॉपिक बेटा अपना खत्म हो गया। अगली जो क्लास है उसमें इसके एक दो डेरिवेशन और बच्चे में विद्युत द्विध्रुव के वो हम करवाएंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू। तो बेटा अक्ष और निरक्ष अपने पास हो गया, अक्ष पर तीव्रता आ गई और किस पर आ गई, निरक्ष पर हमने निकाल दिया। अगले जो टॉपिक होते हैं उसमें क्या करते हैं, जो अपने पास शब्द आता है वो आता है समविद्युत क्षेत्र। कौन सा शब्द आता है अपने पास, समविद्युत क्षेत्र। अब देखो समविद्युत क्षेत्र का मतलब क्या होता है, कि होता क्या है समविद्युत क्षेत्र। तो अगर मैं समविद्युत क्षेत्र की बात करता हूं तो समविद्युत, देखो विद्युत क्षेत्र का मतलब तो हमें पता है क्या होगा, विद्युत क्षेत्र का मतलब, सम का मतलब क्या होता है, समान। इसका मतलब क्या हुआ, माना मैंने ये विद्युत बल रेखाएं खींचनी, ये क्या है, विद्युत बल रेखाएं है ना। इन बल रेखाओं के बीच में अगर प्रत्येक बिंदु पर, माना यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E है, यहां पर भी अगर कितनी हो E, यहां पर भी अगर कितनी हो E, और यहां पर भी कितनी हो अगर E हो, तो इसका मतलब यदि किसी विद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, E से प्रदर्शित करते हैं, अगर इसका मान कैसा हो, समान हो, तो ऐसा जो विद्युत क्षेत्र होगा वो कौन सा कहलाता है, वो समविद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो अगले जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के टॉपिक आएंगे अपने, उसमें किसका उपयोग करेंगे हम, समविद्युत क्षेत्र का उपयोग करेंगे। एक तो क्या है कि जो विद्युत द्विध्रुव है उसको हम कहां पर रख देंगे, समविद्युत क्षेत्र में रख देंगे, और जब उसको हम समविद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो उस पर जो बल लगेगा और बल आघूर्ण लगेगा उसका हम क्या ज्ञात करेंगे, यहां से मान ज्ञात करेंगे। एक टॉपिक तो अपना ये हो गया। इसके आगे का अगर उससे अगले टॉपिक की हम बात करें तो जब वो समविद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा तो देखो बल आघूर्ण, बल और बल आघूर्ण मैंने आपको पहले भी बताया था,
11वीं क्लास में भी बताया, एक शब्द होता है बल और एक होता है बलागुण, दोनों में अंतर क्या होता है। तो बेटा जब भी रेखीय गति की बात होगी कि क्या काम में आएगा, बल काम में आएगा, और जहां पर घूर्णन गति हो जाएगी क्या काम में आएगा, बलागुण। तो अगले टॉपिक में हमें बलागुण निकालना है, मतलब जो द्विध्रुव है वो घूमेगा, किसके अंदर घूमेगा, समविद्युत क्षेत्र के अंदर घूमेगा। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक आएगा, तो घूमने लग गया, तो घूमने में क्या होता है, हमेशा काम होता है, तो हम क्या निकालेंगे कि विद्युत द्विध्रुव को समविद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य, या अगर उससे अगला टॉपिक होगा। अगर उसके बाद हम बात करते हैं तो इससे अगला जो टॉपिक होगा अपना वो क्या होगा, देखो कार्य हमने निकाल दिया, कार्य किसके बराबर होता है, ऊर्जा के बराबर। इसका मतलब हमें बीच में क्या निकालनी है, स्थितिज ऊर्जा निकालनी है, और जब बीच में स्थितिज ऊर्जा का मान निकालना है तो उसके लिए अगला टॉपिक क्या आएगा, स्थितिज ऊर्जा। तो 3 टॉपिक तो इस चैप्टर के कौन कौन से बच गए कि विद्युत द्विध्रुव के कारण कहां पर, समविद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल और बलागुण। उससे अगला क्या आएगा, समविद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। उससे अगला जो आएगा वो क्या आएगा, समविद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। 3 टॉपिक तो ये हो गए। इसके बाद इस चैप्टर का एक टॉपिक और बचा हुआ, और वो कौन सा है, विद्युत दर्शी। इसका मतलब केवल अब इस चैप्टर के कितने टॉपिक बचे हैं अपने पास बेटा, 4 टॉपिक बचे, मतलब अगली 2 क्लासों में ये अपना जो चैप्टर है ये खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे। अगले चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, तो अगले में हम विभव के बारे में पढ़ेंगे, धारिता के बारे में पढ़ेंगे, विभवांतर के बारे में पढ़ेंगे। ये अपना 2nd चैप्टर होगा। ठीक है बेटा, तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा है विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, ये पिछली क्लास में पढ़ा था। उसके बाद आघूर्ण निकाला हमने, अक्ष पर तीव्रता भी कहां पर पढ़ी थी, पिछली क्लास में पढ़ी थी। आज क्या पढ़ी है, निरक्ष पर तीव्रता पढ़ी, और यहां से निकल कर क्या आया है, अक्ष और निरक्ष पर जो तीव्रता होती है उन दोनों के बीच में क्या संबंध होता है। तो जो अक्ष पर तीव्रता हम निकालते हैं विद्युत क्षेत्र की, वो निरक्ष की तीव्रता की कितनी गुना होती है, 2 गुना होती है। मतलब अक्ष पर जो तीव्रता होती है वो निरक्ष पर तीव्रता की दुगनी होती है, या कह दो निरक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो अक्ष पर जो तीव्रता होती है विद्युत क्षेत्र की उसकी कैसी होती है, आधी। तो हो गया ये जो मैंने आपको टॉपिक बताए कौन कौन से, कि सम विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल और बलागुण, इसके अलावा घुमाने में किया गया कार्य, इसके अलावा स्थितिज ऊर्जा और विद्युत दर्शी, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है।